हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर यूक्रेन में हथियारों को लेकर पाकिस्तान का सबसे बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, बताएंगे जिसके बाद अब रशिया का क्या रिएक्शन होगा दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बताएंगे जहां वर्ल्ड बैंक ने फिर मोदी सरकार की है जमकर तारीफ। कह दिया दुनिया को भारत से सीखना चाहिए। बताएंगे दोस्तों और क्या कहा इन्होंने, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर जम्मू कश्मीर के घाटी से अमित शाह जी का पाकिस्तान को कड़ा संदेश। बताएंगे क्या कहा अमित शाह जी ने। जी हां दोस्तों, और साथ ही साथ अमेरिका में जनरल बाजवा ने इमरान खान को दे दिया है तगड़ा झटका। जी हां दोस्तों, बताएंगे कैसे, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर अगर आपके पास भी दोपहिया वाहन है दोस्तों, तो आपके लिए खबर सबसे जरूरी होने वाली है। तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि अपना भारत देश मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है दोस्तों, और मोदी है तो हर चीज मुमकिन है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर यूक्रेन को गोला बारूद की सप्लाई कर रहा पाकिस्तान। रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस से कीव पहुंच रहे हथियार। जी हां, पाकिस्तान अब एक नए विवाद में उलझ गया है दोस्तों। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान रूस यूक्रेन संघर्ष में निष्पक्ष नहीं है और यूक्रेन को हथियार और गोला बारूद की सप्लाई कर रहा है दोस्तों। यूरोप स्थित प्रकाशयन जियोपॉलिटिक की रिपोर्ट के अनुसार इस्लामाबाद स्पष्ट रूप से रक्षा बिक्री को यूक्रेन में भेजने के लिए तीसरे देश आधारित रक्षा आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों का उपयोग कर रहा है। जी हां दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार इस्लामाबाद स्थित हथियार आपूर्तिकर्ता मेसर्स डीएमआई एसोसिएट्स बुल्गारिया स्थित फर्म मेसर्स डिफेंस इंडस्ट्री ग्रुप के संपर्क में है, ताकि यूक्रेनी सरकार को निर्मित रक्षा स्टोर की आपूर्ति की सुविधा प्रदान की जा सके। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जैसे ही दोस्तों रशिया को इस खबर की जानकारी मिली है दोस्तों, रशिया पाकिस्तान पर आग बबूला होता हुआ नजर आया है दोस्तों, और अब पाकिस्तान पर रशिया का रिएक्शन आना बाकी है दोस्तों। बाकी ऐसा माना जाता है कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकियां दोस्तों यूक्रेन में हथियार बढ़ाने का और यूक्रेन को हथियार प्रोवाइड कराने के लिए दोस्तों सबसे बड़ा कारण और सबसे अनुकूल परिस्थिति पाकिस्तान के लिए मानी जा रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों, राय सुझाव जरूर दीजिएगा। और रशिया का रिएक्शन वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां वर्ल्ड बैंक ने फिर से मोदी सरकार की है जमकर तारीफ। कहा दुनिया को भारत से सीखना चाहिए। जी हां, विश्व बैंक ने एक बार फिर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की प्रशंसा की है। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास ने कहा कि कोरोना महामारी संकट के दौरान भारत ने गरीब और जरूरतमंद लोगों को जिस तरह से सहायता की है वो बेहद असाधारण है। उन्होंने अन्य देशों को भी भारत की ही तरह व्यापक सब्सिडी देने के बजाय लक्षित डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करने का तरीका अपनाने पर जोर देने की वकालत की है। जी हां दोस्तों, विश्व बैंक की ओर से डेविड मालपास ने बुधवार को एक शोध यानी पॉवर्टी एंड म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि पिछले 3 दशकों में 1 अरब से अधिक लोग अत्यधिक गरीबी से उबर गए। सबसे गरीब देशों की आय को भी मजबूत आधार मिला, लेकिन गरीबी घटने की वैश्विक प्रगति के दौर के अंत में कोविड-19 आ गया, जिससे हालात फिर से मुश्किल हो गए। उन्होंने कहा कि महामारी की सबसे बड़ी कीमत गरीब लोगों को चुकानी पड़ी। जी हां दोस्तों, मालपास ने कहा कि भारत ने डिजिटल कैश ट्रांसफर के जरिए 85% ग्रामीण परिवारों और 69% आर्थिक रूप से कमजोर शहरी लोगों को या तो भोजन या नकद देकर उल्लेखनीय मदद की है, और इसके लिए हम भारत की दिल से सराहना करते हैं। आप सभी को बता दें दोस्तों कि इससे पहले भी विश्व बैंक प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ कर चुका है। जी हां दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी विश्व भर में भारत का लोहा मानते हैं दोस्तों, मानते हैं कि मोदी जी के आने के बाद से भारत का कद पूरे विश्व में और ज्यादा बड़ा है दोस्तों, और भारत को अब हर कोई जानने लगा है और भारत की गिनती टॉप देशों में होती है। तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर। एक और खबर की बात करें, जहां पर अरुणाचल प्रदेश में सेना का चीता हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश, जिसमें एक पायलट की हो गई मौत। जी हां, अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके के पास जो भारतीय सेना का चीता हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है दोस्तों। हादसे में एक पायलट की मौत हो गई है। सेना के अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है, तो वहीं मौके पर रेस्क्यू टीम भी पहुंच गई है दोस्तों। और ये दुर्घटना किस वजह से हुई है अभी इसके कारण का पता नहीं चल पाया है दोस्तों। सेना के अधिकारी के अनुसार ये दुर्घटना सुबह 10 बजे के आसपास हुई। दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद वहां राहत बचाव टीम मौके पर पहुंची। फिर 2 गंभीर रूप से घायल पायलटों को बाहर निकाला गया और एम्बुलेंस से अस्पताल लेकर जाया
गया। दोनों पायलटों में से एक लेफ्टिनेंट कर्नल सौरभ यादव की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। दूसरे पायलट का इलाज चल रहा है दोस्तों, और अभी दुर्घटना का कारण का पता नहीं चल पाया है। जैसे ही विस्तृत जानकारी निकलकर सामने आएगी दोस्तों सबसे पहले आपको बताएंगे। लेकिन हर समय हमारे जवान दोस्तों अपने देश के लिए तत्पर रहते, और ऐसे में कोई भी कारण रहा हो दोस्तों जिस वजह से हमारे देश के जवान शहीद हुए, ऐसे में उनको श्रद्धांजलि आप लोग जरूर दीजिएगा ताकि उनकी दिवंगत आत्मा को शांति मिल सके। जी हाँ दोस्तों, और कारण जैसे ही सामने आएगा सबसे पहले आपको बताएंगे, और वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ एक और खबर आपको बता दें, जहां जम्मू कश्मीर के घाटी से अमित शाह जी का पाकिस्तान को कड़ा संदेश। सीमा पार आतंकवाद को लेकर कह दी दो टुक बात बता दें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की बातचीत से इनकार करते हुए बुधवार को कहा कि नरेंद्र मोदी जी सरकार जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का सफाया करेगी और इसे देश का सबसे शांतिपूर्ण स्थान बनाएगी। अमित शाह जी ने यहाँ एक रैली को संबोधित करते हुए सवाल किया कि क्या आतंकवाद ने कभी किसी को फायदा पहुंचाया है, और 1990 के बाद से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद ने 42,000 लोगों की जान ले ली है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में कथित रूप से विकास न होने के लिए अब्दुल्ला, मुफ्ती और नेहरू गांधी परिवारों को जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि 1947 में देश की आजादी के बाद से इन तीनों दलों ने ही ज्यादातर समय तत्कालीन राज्य में शासन किया था। जी हाँ, गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। हमें पाकिस्तान से बात क्यों करनी चाहिए? हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, हम बारामूला के लोगों से बात करेंगे, हम कश्मीर के लोगों से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करती है और वो इसका अंत और सफाया करना चाहती है। अमित शाह जी ने कहा, हम जम्मू कश्मीर को देश की सबसे शांतिपूर्ण जगह बनाना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अमित शाह जी ने पाकिस्तान को दोस्तों कड़ा संदेश दे दिया है और सीमा पार आतंकवाद को लेकर फिर से पाकिस्तान को पटकनी दी है दोस्तों। रियलाइज करवा दिया है कि जो आज तुम्हारी परिस्थिति है तुम उसमें भी नीचे चलते चले जाओगे, ऊपर उठने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक आतंकवाद को तुम पालोगे तब तक तुम्हारा देश और तुम गर्त में ही जाओगे। जी हाँ दोस्तों, अमित शाह जी के बातों का ये मतलब बिल्कुल सही और सटीक निकलता है दोस्तों। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर नए हैं चैनल पर। तो एक और खबर की बात करें, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी की जेलेंस्की की बात से अमेरिका हुआ खुश, कहा पुतिन को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने अब अलग थलग कर दिया है। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से फोन पर बात करने का संज्ञान लेते हुए कहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने और अलग थलग कर दिया है। हालांकि इस दौरान राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच बातचीत की जानकारी नहीं दी है। जी हाँ दोस्तों, व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन जाया पियरे ने मंगलवार को अपने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हम इस बात को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट हैं और हम ये बात दुनिया भर के देशों से कह रहे हैं कि वे यानी यूक्रेन पर रशिया के हमले के बारे में सार्वजनिक तौर पर बोलें और उसमें कूटनीतिक रूप से शामिल होना जारी रखें। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी यही कर रहे हैं। जी हाँ, प्रेस सचिव ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच किसी हालिया वार्ता को लेकर उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि लेकिन प्रत्यक्ष रूप से पुतिन को लेकर की गई उनकी सार्वजनिक टिप्पणियां बहुत स्पष्ट है। पियरे ने कहा कि पुतिन को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने और अलग थलग कर दिया है। साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी के स्टेटमेंट के बाद दोस्तों अब जेलेंस्की का भी बयान आया है। जेलेंस्की ने मोदी जी के बात का रिप्लाई करते हुए क्या कहा दोस्तों आपको हम बता दें। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी जी की रूस से वार्ता करने की नसीहत को मानने से इनकार कर दिया है। जेलेंस्की ने बुधवार को कहा कि कीव रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से वार्ता नहीं करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंगलवार को जेलेंस्की से टेलीफोन पर बातचीत करते हुए इस बात पर जोर दिया था दोस्तों कि यूक्रेन संकट का कोई सैन्य समाधान नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह भी कहा था कि एटमी प्लांट को खतरे में डालने के दूरगामी और विनाशकारी प्रभाव हो सकते हैं। पीएमओ की ओर से जारी बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी जी ने जंग को जल्द खत्म करने और वार्ता कूटनीति के रास्ते पर चलने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी तरह के शांति प्रयासों में योगदान के लिए भारत तैयार है। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि रशिया कभी भी बातचीत के लिए तैयार नहीं हुआ है और उसने जानबूझकर आक्रामक रुख अपनाया है और वार्ता की प्रक्रिया को कमजोर किया है। यूएन में दी अपनी स्पीच में मैंने शांति के फार्मूले पर बात की थी। हम अपने सहयोगियों के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। इसी बीच जेलेंस्की ने यूक्रेन की संप्रभुता और अखंडता को लेकर भारत के समर्थन के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को भी धन्यवाद दिया और उनके उस बयान को तवज्जो दी जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जंग का समय नहीं है। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आपको बता
दें दोस्तों, जहां अमेरिका में जनरल बाजवा ने इमरान खान को दिया बहुत बड़ा झटका। नवंबर में रिटायरमेंट का किया ऐलान, सेना को दी बड़ी हिदायत। बता दें पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा इस समय अमेरिका के दौरे पर हैं। मंगलवार को उन्होंने वॉशिंगटन स्थित पाकिस्तान दूतावास की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यहाँ पर पाकिस्तान के नागरिकों के अलावा कुछ और अधिकारी भी मौजूद थे। जनरल बाजवा ने यहाँ से एक बड़ा संदेश सेनाओं के साथ ही पाकिस्तान की सरकार को भी दे दिया। जनरल बाजवा ने जो बात वॉशिंगटन में कही वो इमरान खान को चुभ सकती है। सेना प्रमुख का कार्यकाल नवंबर में खत्म हो रहा है और इस समय उनके टोन्योर को लेकर खासी चर्चाएं हो रही हैं दोस्तों। जनरल बाजवा ने कहा कि 2 महीने बाद उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है और वो अपना पद छोड़ देंगे। सेनाओं से अपील की है कि वे वो देश के राजनीतिक मसलों और राजनीति से दूर रहे। सेना प्रमुख जनरल बाजवा ने यहाँ पर खराब राजनीति का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश की खराब अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए समाज के हर तबके को पहली प्राथमिकता देनी होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी देश की मजबूत अर्थव्यवस्था जब तक समाज को साथ लेकर नहीं चलेगी तब तक अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएगी। साथ ही साथ दोस्तों इमरान खान के सपने को तोड़ते हुए बाजवा ने ऐसा बयान दे दिया। दोस्तों बता दें कभी पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ आक्रामक रुख रखने वाले इमरान खान ने कहा है कि सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा का कार्यकाल कुछ समय तक के लिए बढ़ा देना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के मुखिया इमरान सोमवार को एक निजी चैनल के सामने मुखातिब थे। यहाँ पर उन्होंने कहा कि देश में इस समय गठबंधन की जो सरकार है जिसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज लीड कर रही है उसके साथ वो बातचीत को भी तैयार है, लेकिन ये सिर्फ तभी होगा जब सरकार उनकी जल्द चुनाव की मांग को मान ले। जी हाँ दोस्तों, इमरान का साथ ही साथ कहना था कि जब तक देश में चुनाव नहीं होते और नई सरकार नहीं बनती तब तक बाजवा को आर्मी चीफ के पद पर रहने देना चाहिए। और ऐसे में दोस्तों बाजवा ने जिस प्रकार से नवंबर में रिटायरमेंट की बात कही है दोस्तों, ऐसे में इमरान खान का ये सपना टूटता नजर आ रहा है। दोस्तों बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर यूनाइटेड नेशन में बांग्लादेश ने उठाई पाकिस्तान के खिलाफ आवाज। 1971 के नरसंहार को मान्यता की मांग। जी हां, बांग्लादेश ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र की बैठक दौरान 1971 के नरसंहार को मान्यता देने का मुद्दा उठाया। बांग्लादेश की उप अस्थायी प्रतिनिधि संचिता हक ने कहा कि पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए 1971 के नरसंहार को मान्यता दी जाए। हक ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बांग्लादेश सरकार ने 25 मार्च को नरसंहार दिवस के रूप में घोषित किया है। बांग्लादेश कहीं भी किए गए नरसंहार की निंदा करता है। हम नरसंहार के खिलाफ आवाज उठाना जारी रखेंगे और नरसंहार के पीड़ितों के लिए न्याय की मांग करेंगे। साथ ही साथ एक और खबर आपको बता दें दोस्तों, जहां पर समुद्र के नीचे युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी में जुटा चीन। दक्षिण चीन सागर में तैनात होगी पहली ड्रोन पनडुब्बी। जी हां, चीन का अमेरिका समेत कई देशों के साथ दक्षिणी चीन सागर को लेकर टकराव बढ़ता जा रहा है। इसी बीच चीन के एक और खतरनाक कदम से तनाव बढ़ सकता है। दोस्तों मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चीन अब समुद्र के नीचे युद्ध की तैयारी में है। ड्रोन पनडुब्बी तैनात करने के बाद तनाव और बढ़ सकता है। दोस्तों सैटेलाइट की तरफ से मिली तस्वीरों से इसी तरफ इशारा मिलता है। अभी तक इस पनडुब्बी को लेकर चीन के इरादों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन विशेषज्ञ इस बात के कयास लगाने लगे हैं कि इस पनडुब्बी का प्रयोग चीन कैसे करेगा। इस ड्रोन पनडुब्बी की खबर ऐसे समय में आई है दोस्तों जब चीन का ताइवान और अमेरिका के साथ तनाव जारी है। साथ ही साथ एक और खबर बता दें आपको, जहां शहबाज सरकार रोकेगी इमरान खान की सरकार विरोधी रैली। कहा खातिरदारी के लिए तैयार है हम। जी हां, पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ पार्टी के प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जल्द ही सरकार विरोधी आजादी मार्च करने जा रही है और इस मार्च में भारी संख्या में उनके समर्थकों के जुटने की उम्मीद है। ऐसे में पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि सरकार ने इस विरोधी रैली को लेकर कमर कस ली है। उन्होंने इमरान खान को चेताते हुए कहा है कि वे सरकार विरोधी रैली में उमड़ने वाली भीड़ की खातिरदारी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके लिए सेना की भी मदद ली जाएगी। दरअसल इमरान खान ने नेशनल असेंबली को भंग करने और नए सिरे से देश में चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर इस हफ्ते के अंत में व्यापक विरोध प्रदर्शन करने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं से तैयार रहने को कहा था। जी हाँ, ऐसे में आपकी जो भी राय हो दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर यूक्रेन के 4 इलाकों को मिलाने वाले कानून पर व्लादिमीर पुतिन ने ये साइन अमेरिका को दिया तगड़ा झटका। जी हाँ, यूक्रेन के 4 क्षेत्रों के रशिया में विलय को मंजूरी देने वाले कानून पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हस्ताक्षर कर दिए हैं और ये इलाके पूर्वी यूक्रेन के हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन पर रूसी सेना ने हमला करके कब्जा कर लिया था। व्लादिमीर पुतिन के इस कदम से अमेरिका
अमेरिका समेत पश्चिमी देश भड़क सकते हैं। आपको बता दें रशिया का ये फैसला अंतर्राष्ट्रीय नियमों के विपरीत है और इसी सप्ताह रूसी संसद के दोनों सदनों ने यूक्रेन के दोनेत्स्क, लुहांस्क, खेरसन और ज़पोरिजिया के विलय वाले कानून को पारित कर दिया था दोस्तों। और इसके बाद व्लादिमीर पुतिन को इस पर साइन करना था। अब पुतिन ने इस कानून को मंजूरी दे दी है और तो इसके साथ ही इन इलाकों पर भी रूस का कब्जा हो गया है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले इन इलाकों में रूस की ओर से रेफरेंडम कराने का भी दावा किया गया था। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं आपको बता दें उधर रशिया एक्शन ले रहा है दोस्तों, तो इधर जेलेंस्की की पश्चिमी देश जमकर मदद कर रहे हैं। आपको बता दें रूसी सेना को कई इलाकों में यूक्रेन की फौज ने धकेला। अमेरिका ने भी भेजी हिमार्स मिसाइलें। दरअसल रशिया ने इस साल फरवरी में जब यूक्रेन पर हमला किया था उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि यूक्रेन इतने समय तक खुद को बचाए रखने के लिए जद्दोजहद कर पाएगा। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि यूक्रेन धीरे धीरे रूस द्वारा कब्जाए अपने कई इलाकों को वापस मुक्त करा रहा है। यूक्रेन ने हाल ही में दक्षिण में निप्रो नदी के किनारे बसे गाँव को दोबारा अपने कब्जे में ले लिया और इसे खेरसन क्षेत्र में उनकी सबसे बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। कई इलाकों से रूस की सेना को पीछे हटना पड़ा और ऐसे में दोस्तों अब अमेरिका का लगातार यूक्रेन को मदद देना दोस्तों एक तरह से ये माना जा रहा है कि अमेरिका की ही वजह से आज यूक्रेन इतने समय तक टिका हुआ है। मानते कि नहीं दोस्तों? इस बात को कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा आपकी क्या राय है दोस्तों। और साथ ही साथ आपको बता दें जहां ताइवान के रक्षा मंत्री का बहुत बड़ा दावा, कहा चीन ने मध्य रेखा पार करके मौन समझौते को तोड़ दिया है। जी हाँ, चीन ताइवान के बीच जारी गतिरोध कम होने के नाम ले ही नहीं रही। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच ताइवान के रक्षा मंत्री चियू को चेंग ने बुधवार को कहा कि चीन ने ताइवान जल संधि में एक अनौपचारिक मध्य रेखा को पार करके सैन्य गतिविधियों पर एक मौन समझौते को तोड़ दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें ताइवान के क्षेत्र में उड़ान भरने वाले ड्रोन सहित चीनी विमान शामिल है। उन्होंने मध्य रेखा को रेड लाइन के रूप में नहीं पहचाना। मध्य रेखा पर मौन समझौते का अंत को स्वीकार करते हुए चियू ने ताइवान की संसद से कहा कि अगर चीन अपनी रेड लाइन को पार करता है तो ताइवान प्रतिक्रिया करेगा, लेकिन इस दौरान उन्होंने ये नहीं बताया कि आखिर ताइवान की रेड लाइन क्या थी। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं और बड़ी खबर की तरफ जहां ईरानी महिलाओं के समर्थन में आई यूरोपीय संघ की सांसद अबीर अल सहलानी ने संसद में काटे अपने बाल। जी हाँ दोस्तों, ईरान में महरसा अमीनी की मौत के बाद हिजाब को लेकर शुरू हुआ हिजाब का विरोध यूरोपीय संघ तक पहुंच गया है दोस्तों। हिजाब को लेकर देश में चल रहे विरोध के बीच ईरानी महिलाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जताते हुए संसद में बहस के दौरान एक यूरोपीय सांसद ने अपने बाल काट दिए। संसद में अपने बाल काटने के बाद स्वीडिश राजनेता अबीर अल सहलानी ने कहा कि यूरोपीय संघ के लोगों और यूरोप के नागरिकों की मांग है कि ईरान में पुरुषों और महिलाओं के खिलाफ सभी तरह की हिंसा को बिना शर्त तत्काल रोक दिया जाए। जी हाँ, स्वीडिश राजनेता अबीर अल सहलानी एक वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया है। इसमें वो यूरोपीय संसद के सदस्यों के सामने अपने बाल काटती दिखाई दे रही है और इसी दौरान उन्हें ये कहते हुए भी सुना जा सकता है कि जब तक ईरान की महिलाएं स्वतंत्र नहीं है हम आपके साथ खड़े हैं। ऐसे में दोस्तों ईरान की सरकार को आप लोग क्या सजेशन देना चाहेंगे दोस्तों, क्या सलाह देना चाहेंगे? राय सुझाव जरूर दीजिएगा, क्योंकि आज के समय में दोस्तों हर किसी को आजादी चाहिए होती है, चाहे वो पुरुष हो या महिलाएं। ऐसे में आपकी जो भी राय हो दोस्तों बताना मत भूलेगा। साथ ही साथ वीडियो लाइक कर दीजिएगा। एक और खबर की बात करें जहां पर भारतीय नौसेना की बहुत बड़ी कार्रवाई, ईरानी नाव से 1000 करोड़ का ड्रग्स बरामद, 6 गिरफ्तार। बता दे भारतीय नौसेना और एनसीबी ने इक्वेटर लाइन के नजदीक से समुद्र में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया है। नौसेना ने ईरान से भारी मात्रा में ड्रग्स ले जा रही एक नाव को रोका है दोस्तों। तलाशी लेने पर नाव से करीब 1000 करोड़ रुपए मूल्य का 200 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किया गया है। जानकारी के मुताबिक ड्रग्स से भरी नाव ईरान से रवाना हुई थी और उस समय उसमें 4 लोग सवार थे। उसके बाद पाकिस्तान से 2 और लोग उसमें सवार हो गए। नौसेना और एनसीबी ने इतनी बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थों के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है दोस्तों। पकड़े गए ड्रग्स और ईरानी नाव में सवार सभी अपराधियों को कोची के नजदीकी समुद्री तट पर लाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये ड्रग्स का जखीरा लेकर ईरानी नाव 1 महीने पहले पाकिस्तान की समुद्री सीमा से होते हुए समुद्र में इक्वेटर लाइन तरफ निकली थी और इक्वेटर लाइन के नजदीक इस ड्रग्स को रिसीवर को दिया जाना था, लेकिन भारतीय नौसेना और एनसीबी की सतर्कता के चलते ये ड्रग्स कंसाइनमेंट पकड़ा गया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में थैंक यू इंडियन आर्मी कहना बिल्कुल मत भूलेगा दोस्तों, ताकि हमारे भारत की सेनाओं का मनोबल बढ़े और इसी प्रकार से कर्म
कर्मठ होकर हमारी नौसेना या भारतीय सेना दोस्तों अपने कार्य के प्रति कार्यान्वयन हो सके। और बड़ी खबर की ओर चले दोस्तों, जहां पर दुबई में आधिकारिक रूप से खुला हिंदू मंदिर, मंत्री ने किया उद्घाटन। जी हां दोस्तों, यूएई के दुबई में जेबेल अली में निर्मित नया हिंदू मंदिर पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रहा है दोस्तों। खलीज टाइम्स के मुताबिक ये मंदिर सिंधी गुरु दरबार मंदिर का विस्तार है, जो यूएई के सबसे पुराने हिंदू मंदिरों में से एक है। 2020 में यहाँ 16 देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ मंदिर की नींव रखी गई थी। आज यानी कल दशहरा के मौके पर मंदिर को आधिकारिक रूप से खोल दिया गया दोस्तों। यूएई के सहिष्णुता मंत्री हिज हाइनेस शेख नाहयान बिन मुबारक अल नाहयान ने इस हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। हालांकि इस मंदिर का औपचारिक उद्घाटन 1 सितंबर 2022 को पहले ही हो चुका है। जी हां दोस्तों, यहाँ हजारों श्रद्धालुओं को सफेद संगमरमर से बने मंदिर के अंदरूनी हिस्से की एक झलक पाने की अनुमति दी गई थी। हजारों भक्तों ने इस मौके पर भगवान के दर्शन भी किए और इसके अलंकृत स्तंभ अग्रभाग पर अरबी और हिंदू जामितीय डिजाइनर छत पर घंटियां हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको एक और बड़ी खबर बता दें, जहां पर योग कर रहे लोगों पर धावा बोलने वाले कट्टरपंथियों पर चलेगा केस। 38 लोगों पर आतंकवाद की धारा के तहत केस हुआ दर्ज। जी हाँ दोस्तों, मालदीव की राजधानी माले में इस साल योग दिवस के मौके पर योग और मेडिटेशन कर रहे लोगों पर गुस्साई भीड़ ने हमला कर दिया था। अब इस मामले में मालदीव सरकार ने 38 लोगों के खिलाफ आतंकवाद सहित कई अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया और इन लोगों के खिलाफ योग कर रही भीड़ पर हमला करने और पुलिस के काम में बाधा पहुंचाने का आरोप है। जी हां दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोसिक्यूटर जनरल ने 21 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दौरान नेशनल स्टेडियम में योग कर रहे लोगों पर हमला करने और अधिकारियों के काम में बाधा डालने के आरोप में केस दर्ज किया है। जी हां, साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दे, जहां पर दशहरा रैली के बीच उद्धव को एक और बड़ा झटका दे गए शिंदे। एकनाथ के समर्थन में आए भाई जयदेव ठाकरे। जी हां, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका दे दिया है दोस्तों। दरअसल महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जब मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली को संबोधित कर रहे थे, तब उनके भाई जयदेव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे जी का समर्थन करने का ऐलान किया। उद्धव ठाकरे के भाई जयदेव ठाकरे ने कहा कि उनका पूरा समर्थन प्रतिद्वंदी एकनाथ शिंदे के साथ है। यही नहीं, बाल ठाकरे के बेटे जयदेव मुंबई के बीकेसी मैदान में दशहरा रैली में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ मंच पर नजर आए थे। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और खबर आपको बता दे, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिलासपुर में एम्स का किया उद्घाटन। कहा हिमाचल की रोटी खाई, अब यहाँ का कर्ज चुकाना है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एम्स का लोकार्पण किया और इसके साथ ही उन्होंने हिमाचल प्रदेश को 3650 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी। पीएम मोदी जी ने बिलासपुर के लुहणु मैदान में जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी जी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश वीरों की धरती है, मैंने हिमाचल की रोटी खाई है, इसलिए मुझे यहाँ कर्ज भी चुकाना है। साथ ही बड़ी खबर बता दें आपको, जहाँ मुलायम सिंह की सेहत में सुधार नहीं। जी हाँ, चौथे दिन भी हालत गंभीर, लालू प्रसाद यादव पहुंचे मेदांता। बता दें, यूपी के पूर्व सीएम और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबीयत में सुधार नहीं हो रहा है। चौथे दिन भी उनकी हालत गंभीर है, वो वेंटिलेटर पर हैं। बुधवार को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल ने उनका हेल्थ बुलेटिन जारी किया। बुधवार देर शाम राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सपा संरक्षक के हालचाल जानने गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल पहुंचे। जी हां दोस्तों, साथ ही अंतिम खबर आपको बता दें, जहां 19 लाख से ज्यादा गाड़ियां इस सर्टिफिकेट के बिना चल रही हैं दोस्तों। अब सरकार पकड़ पकड़ कर काट रही है 10,000 का चालान। बता दें, दिल्ली के गाड़ी चालकों के लिए एक और बड़ी खबर आई है। दरअसल 25 अक्टूबर के बाद प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र बोले तो पीयूसी ना होने पर गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल नहीं भरवा सकेंगे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली सरकार बिना पीयूसी सर्टिफिकेट यानी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट चलाने वालों के खिलाफ काफी सख्त है। जी हाँ दोस्तों, जिनके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है दोस्तों, उनके खिलाफ दिल्ली सरकार काफी ज्यादा सख्त है। दिल्ली परिवहन निगम ने बिना वैध पीयूसी के चल रहे वाहनों के खिलाफ 1 अक्टूबर से सख्त कार्रवाई की शुरुआत कर दी। और ऐसे में आपके पीयूसी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी खत्म हो गई है, तब फिर से उसे बनवा जरूर ले दोस्तों। ऐसे में इस फेस्टिवल सीजन आप 10,000 के चालान या 6 महीने की जेल से बचना चाहते हैं, तब सर्टिफिकेट जरूर बनवा ले। ऐसे में कितने भाई बहन है जिनके गाड़ियों का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट वैलिड है दोस्तों, बताना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो का भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही
की कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए, और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली बड़ी खबर का इंतजार करिएगा। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। जय हिंद जय भारत जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।